तो आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमने जब चैप्टर की शुरुआत की, चैप्टर 5 का जो पहला लेक्चर था उसके पहले ही कुछ 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड एकदम सेम नहीं है टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो दोनों में कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है वो देखते हैं आइए हम। तो चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में जो बदलाव आता है ना वो प्राइस से रिलेट करके ही हम बताते हैं कि प्राइस अलग अलग प्राइस पे क्या अलग अलग क्वांटिटी डिमांड होगी, उसको मैं क्या कहता हूँ, चेंज इन डिमांड कहता हूँ। कि डिमांड मतलब क्या है, अलग अलग सारी पॉसिबल प्राइजेस पे जो अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज डिमांडेड होंगी। मतलब कि चेंज इन डिमांड केवल प्राइस की वजह से होता है। क्या बोला मैंने, कि चेंज इन डिमांड केवल प्राइस की वजह से होता है। और मैं अगर इधर आऊं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस केस में क्या होता है कि अलग अलग क्वांटिटीज हो सकता है, सेम प्राइस पे भी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड हो। क्यों? क्योंकि कोई और फैक्टर हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड केवल और केवल प्राइस ऑफ ओन गुड्स नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस और भी कई सारी ऐसी चीजें। तो आइए इसको आगे लेके चलते हैं कि चेंज इन डिमांड को हम मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड को मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी ग्राफ बताते हुए समझाया आपको कि मूवमेंट क्या होता है, उसमें ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारा एक सिरा जुड़ा हुआ रहता है। तो मूवमेंट यहां पर समझने के लिए मूवमेंट को हम ऐसे समझेंगे कि मूवमेंट जो है सेम डिमांड कर्व पे होता है, सेम डिमांड कर्व पर ही होता है। मतलब यहां कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा, सेम डिमांड कर्व रहेगा। चेंज इन डिमांड में मूवमेंट होता है और मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पे होता है, डिमांड कर्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए डिमांड कर्व है, यहां पर मैं लेके चलता हूं और इसका रीजन क्या होगा, केवल और केवल रीजन क्या होगा, केवल और केवल प्राइस। ओनली वन रीजन, चेंज इन प्राइस। तो यहां पे ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। देखिए पहले मैं मान के चलता हूं, पहले प्राइस थी 10 रुपए, प्राइस रिड्यूस हो गई 10 से हो गई 5, ठीक है, प्राइस में रिडक्शन आया। तो हमने इनवर्स रिलेशनशिप देखा, ये पहले 10 रुपए में हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स की, अब जब रिडक्शन हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 100 यूनिट से कितनी हो गई, 200 यूनिट्स। तो एक नया पॉइंट इधर की तरफ आ गया। तो पहले हम इस पॉइंट पे थे 10 और 100, और अब हम किस पे आ गए, 5 और 200, इस कॉम्बिनेशन पे आ गए। तो पॉइंट यहां से यहां मूव हो गया। यहां पे डिमांड कर वही है, पर आप इस पॉइंट से किस पॉइंट पे आ गए, उसी डिमांड करके इस पॉइंट पर। इसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो रही, बढ़ रही है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्योंकि क्वांटिटी डिमांड के हिसाब से हमें देखना है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड में इजाफा आ रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। एक्सटेंशन कहो, डाउनवर्ड मूवमेंट कहो, बात एक ही है। जैसे एक ही आदमी के दो नाम होते हैं, वैसे ही यहां पर इसको एक्सटेंशन कहा जाए या डाउनवर्ड मूवमेंट कहा जाए, दोनों एक ही बात है। जिस प्रकार से यहां एक्सटेंशन हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन भी सेम लगभग लगभग ऐसी चीज होती है। एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही मूवमेंट है। एक है डाउनवर्ड मूवमेंट और एक कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, प्राइस की वजह से होते हैं, और दोनों ही सेम डिमांड कर्व पर होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यहां पर नीचे क्वांटिटी है, यहां प्राइस ले लेते हैं हम। प्राइस हमारी 10 रुपए है, तो 10 रुपए प्राइस पर हमारी क्वांटिटी डिमांड मान लीजिए 100 यूनिट्स है। अब प्राइस बढ़कर 12 हो गई, तो 12 हो गई, तो उस केस में एक नया यहां पर पॉइंट निकल के आएगा 12। जब प्राइस बढ़ती है तो हमको मालूम है क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है, तो 100 से कितनी यूनिट्स हो गई, 80 यूनिट्स हो गई। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ आ गए। प्राइस तो हमारी बढ़ी, पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कहूं इसको मैं, या कहूं अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही बात एक ही है, एक ही चीज के दो नाम है। पर दोनों में ही कॉमन चीज क्या है कि प्राइस की वजह से चेंज आया, सेम डिमांड कर्व था, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज थी। चेंज इन डिमांड में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ही प्राइस की वजह से होते हैं और दोनों ही सेम डिमांड कर्व पे होते हैं। हम अपवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को एक्सटेंशन कहते हैं।
ठीक है, और इसमें होता कुछ नहीं है, जो वही जो प्राइस का हमने इफेक्ट देखा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, वही चीज यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। पर यहाँ हम आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो है ये प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर से हो सकता है। यहाँ पे एनी रीजन एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, बस प्राइस को छोड़ करके किसी भी और कारण से हमें देखने को मिल सकता है क्या, शिफ्ट। तो शिफ्ट भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज को ही हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जो है शिफ्ट कहते हैं, फॉरवर्ड, और इसको बैक, डिक्रीज को क्या कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात ये रहेगी कि प्राइस कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारा ये है, अगर हमारी कोई भी अलग फैक्टर को ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनकम को ले लेते हैं, तो इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो हमें देखना कि नॉर्मल गुड्स की अगर बात करें और अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम प्राइस पे 10 रुपए की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 100 से कितनी होगी, 200। इसको राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे या फॉरवर्ड शिफ्ट कहेंगे, और या इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको इंक्रीज हो रहा है, इनकम में इंक्रीज आने की वजह से। देखने वाली बात यह है कि एक यहां पर नया डिमांड कर्व आ गया है D1, जो कि सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड आपको बता रहा है। वहीं पे अगर हमारी इनकम कम हो जाए, नॉर्मल गुड्स के केस की बात कर रहा हूं, तो इनकम कम हो जाएगी तो आप कंजम्पशन भी कम कर दोगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी, वो भी सेम प्राइस पर। तो यहां पर 10 ही रुपए की प्राइस पर पहले अगर आप 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे और आपकी इनकम रिड्यूस हो जाती है तो आप क्या किस पे आ जाओगे, कम पे आ जाओगे, आप 50 ही यूनिट्स कंज्यूम करोगे। तो ये जो बैकवर्ड शिफ्ट कहेंगे इसको, या कहेंगे इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और इसी को क्या कहेंगे, डिक्रीज। तो ये अलग अलग नाम थे। तो ये हमने देखा कि इंक्रीज डिक्रीज या फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट में नया कर्व बनता है, और रीजन क्या होता है, एनी रीजन अदर देन प्राइस, एनी रीजन अदर देन प्राइस। तो ये हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आपसे डिफरेंस एग्जाम ऐसे ही पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सटेंशन। तो आप बताओगे इंक्रीज एक प्रकार का शिफ्ट है, इसमें नया डिमांड कर्व बनता है, ये किसी भी और फैक्टर्स होता है प्राइस के अलावा। और फिर एक्सटेंशन में आप बताओगे ये एक प्रकार का मूवमेंट है, ये आपका प्राइस की वजह से ही होता है, इसमें नया डिमांड कर्व नहीं बनता है। इसी प्रकार से डिफरेंस एग्जाम में क्या पूछेगा कि डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस बताओ। तो डिक्रीज में आप बताओगे कि एक तरीके का शिफ्ट है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, प्राइस के अलावा किसी फैक्टर से होता है, इसमें नया डिमांड कर्व बनता है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या बताओगे, प्राइस की वजह से होता है, सेम डिमांड कर्व रहता है, ये एक प्रकार का मूवमेंट है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस हो गए। फिर आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस बताओ। तो आप ऐसे बता दोगे कि शिफ्ट दो प्रकार के होते हैं, मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं। मूवमेंट प्राइस की चेंज की वजह से होता है, शिफ्ट प्राइस के अलावा किसी भी और रीजन से हो सकता है। शिफ्ट में नया डिमांड कर्व बनता है, भले ही वो राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट के अंदर होते हैं, इसमें कोई भी नया डिमांड कर्व नहीं बनता है, वहां सेम डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी कम हो रही। और नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, अर्थात क्वांटिटी बढ़ रही है। क्यों हो रही है, प्राइस की वजह से। और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा ही है। तो ये बस एक टॉपिक बस बच गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है एग्जाम में कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि प्राइस के फॉल होने पर ज्यादा गुड्स को क्यों परचेज किया जाता है, वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, प्राइस के फॉल होने पर ज्यादा गुड्स को क्यों खरीदा जाता है, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। तो इसके ये इसमें जो समझने का तो ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे टेक्निकल है बहुत ज्यादा। आप इतना भी याद करके लिख देते हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें भी जो इनमें आपने पढ़ी हुई है अलग अलग थोड़ी थोड़ी, तो इससे भी आपका आंसर कवर हो जाता है। पर फिर भी हम समझते हैं, आइए नहीं समझ में आए तो इसको याद कर लेना बस सीधे सीधे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एक रीजन है सबसे बड़ा। होता क्या है, देखिए आप एक यूनिट जब किसी भी चीज की खरीदते हो तो हमने देखा ही है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, यहाँ यूटिल्स में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा होगा, मान लीजिए 10 होगा, अगले वाले पे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कम होगा, 8 यूटिल्स ही होंगे। तो अब ज्यादा यूनिट्स खरीदने पे वैसे ही आपको सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम ही मिल रहा है। तो आप तभी खरीदना चाहोगे ना ज्यादा कि जब आपका प्राइस थोड़ी कम हो रही हो। उल्टा अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप फालतू में कंजम्पशन को और कम ही करोगे, क्योंकि पता है आपको एक से ज्यादा पे जाने पे वैसे भी सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो आप ठीक है फिर भी बढ़ा दोगे, ठीक है भाई सेटिस्फेक्शन कम भी मिल रहा है तो ठीक है मैं कंजम्पशन कर लेता हूँ, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है चलो। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है प्राइस कम हो गया है, हमारी प्राइस रिड्यूस हो गई तो चलो उतना घाटा नहीं हो रहा, ठीक है प्राइस कम हो गया। तो इस केस में प्राइस कम होने पर आदमी सोचता है ठीक है भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है तो ठीक है कि प्राइस कम है तो कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं इनकम अफेक्ट के ऊपर। इनकम अफेक्ट में यहाँ पे वो वाली इनकम नहीं जो भाई हमने पढ़ी, यहाँ पे रियल इनकम की बात कर रहे हैं। रियल इनकम कैसे, यहाँ पे एग्जांपल आप समझिए कि एक आदमी की जो इनकम है वो पहले वो 200 रुपए कमाता था, मान लीजिए 100 रुपए कमाता था, ठीक है पहले उसकी इनकम ये थी। कोई एक कमोडिटी मान लीजिए पेन वो खरीदता था, पहले 10 रुपए का एक पेन आता था तो 10 यूनिट्स वो खरीद पाता था। तो ये उसकी 100 रुपए इनकम नहीं है, एक्चुअल में उसकी रियल इनकम क्या है, 10 यूनिट वो पेन के खरीद पा रहा है। एक्चुअल में उसकी इनकम क्या है, रियल इनकम क्या है, 10 यूनिट्स खरीद पाना। अब जब ये पेन की कीमत 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 20, तो उसकी रियल इनकम कहीं ना कहीं कम हो गई। भले वो इनकम के नाम पर 100 ही कमा रहा हो पर खरीद कितने पेन पा रहा है, अब केवल 5 ही यूनिट्स खरीद पाएगा। तो उसकी रियल इनकम कहीं ना कहीं कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने से। एक्चुअल इनकम तो उसकी वही है पर रियल में उसकी जो यूनिट्स खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस केस में रियल इनकम की बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट में। तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि प्राइस बढ़ती तो उसकी रियल इनकम कम हो जाती है। और उल्टा अगर मैं कहूं कि अगर प्राइस यहां पर 5 रुपए हो जाए, प्राइस रिड्यूस हुई है, यही क्वेश्चन है कि हमारा प्राइस रिड्यूस होने पर क्वांटिटी कैसे बढ़ जाती है, तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई। इस केस में रियल इनकम बढ़ गई ना, तो उस केस में कितने पेन खरीद पाएगा, इस केस में वो 10 यूनिट्स की जगह 20 यूनिट्स खरीद पाएगा क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है। ओरिजिनल इनकम में कोई असर नहीं आ रहा है, ये आप समझिएगा। फिर इसके बाद आते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, मैंने कहा सब्सटीट्यूट गुड्स जो है टी कॉफी, मान लीजिए टी की प्राइस कम हो गई है तो कई लोग कॉफी वाले भी यहीं की तरफ शिफ्ट आ जाएंगे, लालच आ जाएगा उनको कि यहाँ पैसा बच रहा है, अभी बहुत सस्ती मिल रही है चाय तो चलो आओ इसी को कंज्यूम करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, लोग इधर के सब्सटीट्यूट गुड्स को छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे गुड्स पर जिसकी प्राइस कम हो जाती है उस पर। फिर आते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, और जब किसी चीज की प्राइस सस्ती हो जाती है ना तो गरीब जो कुनबा है, जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अब अफोर्ड कर पाते हैं, एक नया कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग अब खरीद पा रहे हैं तो कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा, तो ज्यादा यूनिट्स परचेज होंगी या ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड अब होंगी। फिर कई बार डिफरेंट यूजेस होते हैं कई गुड्स के, मान लीजिए मिल्क है, अब आप केवल ड्रिंक करने के लिए यूज करते थे मान के चलते हैं, अब उसके प्राइस जो है कम हो गई तो कोई कहेगा भाई ड्रिंक की तो उतना ही तो करोगे, एक गिलास ही, तो अब क्या करोगे, प्राइस रिड्यूस होने पे ज्यादा परचेज करके करोगे भी क्या, अरे मिल्क के तो कई सारे यूजेस हैं, भले आप ड्रिंक नहीं करोगे ना तो उसके कई कर्ड बनाओगे, चीज बनाओगे और घी बना सकते हो आप, तो ये ऐसे सारे कई सारे यूजेस होते हैं ना, तो आप सोचते हो ठीक है चलो प्राइस रिड्यूस हो गई खरीद लो, ये यूज नहीं तो कोई दूसरा यूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर पूरा आज कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंप्लीट दोबारा वॉच करें, अगर आपको समझ में नहीं आया हो डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो मेहनत मैं कर रहा हूँ और आपकी लगन के लिए एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको देखना ना भूलिए। थैंक यू।